हेलो दोस्तों, ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पॉलिटी पे इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाया था, कई लोगों ने देखा भी उसको, और उसके बारे में आज नेक्स्ट वीडियो बनाया हमने पॉलिटी के इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैंने बताया था कि संविधान कैसे किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से इसके बारे में चर्चा हुई, और संविधान का जो आज संविधान है हमारा, जो 1950 में 1950 में जो लागू हुआ था 26 जनवरी को, वो जो संविधान लागू हुआ था वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी प्रेरित था, कुछ अन्य देशों से भी प्रेरित था, कई देशों का कलेक्शन किया गया था। लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं था दोस्तों। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज थे उन लोगों ने संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा, अन्य देशों के संविधानों को पढ़ा, एक्ट को पढ़ा, जितने भी अंग्रेजों द्वारा एक्ट लाए गए थे हमारे देश में उनको पढ़ा। उसके बाद अन्य देशों, लगभग 60 से 70 देशों का संविधान पढ़ा गया, उसका निचोड़ निकाला गया, तब जाके हमारे देश का संविधान बना। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज और अदर देशों का कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें थी वो हम लोगों ने कलेक्ट की, और जो सही नहीं थी वो हमने हटा दी। तो कुल मिला के जो 1600 ईस्वी से जो अंग्रेजों ने शासन किया, वो शासन किया तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम, देखो अंग्रेजों ने भी शासन किया, मुगलों ने भी शासन किया। मुगलों ने शासन राजतंत्रात्मक किया, हालांकि अंग्रेजों ने भी वही किया, अंग्रेजों ने भी कोई यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं लाई स्टार्टिंग में, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी लगा रखे थे। उनको रूल्स और रेगुलेशन को उन्होंने एक्ट के नाम से नाम दिया। ठीक, अब एक्ट जो थे वो एक्ट उनके मतलब एक नियम होता था, एक परिषद बनाई जाती थी, उसमें सदस्य होते थे, वो उस कानून को बनाती थी, कानून बनाने का पालन करवाती थी, और सजा कोड वगैरह भी बनाए गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ या ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक आज्ञा पत्र लिया, जिस आज्ञा पत्र से ये उनको मिला कि 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ वो व्यापार कर सकें। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ब्रिटिश से एलिजाबेथ ने सन 1600 में एक आदेश जारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही हमारा ये आदेश जारी होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल जाती है। अब दोस्तों देखिए, जिस देश में महारानी एलिजाबेथ ये प्रथम थी, महारानी एलिजाबेथ, और इन्होंने आदेश दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। दूसरा, स्थापना इसकी कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ ने इसको आदेश दिया, जो कि 1600 राजलेख द्वारा, ये एक एक्ट मान लो या लेख मान लो या आज्ञा पत्र मान लो, इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। ये इस एक्ट का एक कंटेंट था कि आप जाइए और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। किससे कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भाई व्यापार करना है तो पूंजी लगाएगी, और पूंजी लगाना है तो कुछ ना कुछ पैसा तो लगाना ही होगा। अब पैसा लगाना है तो पूंजी जो स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई वो लगाई 30,133 पाउंड, 30,133 पाउंड, जो कि उस समय की उनकी करेंसी थी, और इसमें लगभग 217 लोग पार्टिसिपेट थे, मतलब 217 लोग मिलके इस ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़े हुए थे। तीसरा, इसका जो प्रशासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब आ गई भारत में, चलाने लगी, परिषद लेके आई। अब इसका जो प्रशासन था, जो चलाना था, उसको एक 24 परिषद बनाएगी, उस परिषद में 24 लोग थे। 24 लोगों के अलावा एक गवर्नर, एक उप गवर्नर था, मतलब कि सबसे ऊपर गवर्नर, उप गवर्नर, फिर 24 लोग और थे उसमें। मतलब इतनी बड़ी टीम ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रही थी, ऐसे मान के चलो। तो वो व्यापार का एक पूरा अरेंजमेंट चल रहा था यहाँ पे, कानून भी चला, देखिए आप चाहिए देखिए तो एक नियम से चल रहा है काम, लेकिन वही चीज आगे चल के बिगड़ जाती है। अब गवर्नर और उप गवर्नर ने मिलके इसको बनाया, एक इसको इसको जो नाम दिया गया, जो परिषद थी, इसको नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। याद रखना इसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD भी बोलते हैं। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम दिया गया, जिसमें 24 सदस्य होते हैं। इसी को निदेशक मंडल भी बोला जाता है। ये छोटा सा एक लेख है जिसके बारे में चर्चा नहीं है किसी भी किताब में, लेकिन मैंने कुछ एक पॉइंट निकाल के इसे रख दिए। नेक्स्ट एक एक्ट जो है इसके बाद, तो दोस्तों हमने 1600 एक्ट पढ़ा, राजलेख पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अधिनियम जो था, एक्ट था,
वो था 1726 एक्ट। एक्ट देखिए, एक्ट को समझ के कुछ वो मत होइए कि एक्ट क्या है। एक्ट एक अधिनियम है, कानून है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं। चार्टर्ड एक्ट बोला जाता था उनके जमाने में, अब एक्ट बोलते हैं। तो एक्ट क्या है? एक्ट में इस 1726 एक्ट में क्या था, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की तीनों प्रेसिडेंसियां थी। इन प्रेसिडेंसियों को, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? 1600 एक्ट। 1600 एक्ट के बाद हम पढ़ रहे हैं 1726 एक्ट। 1726 में क्या था, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। बताइए अब जरा, पहले कानून कौन बना था? कोड ऑफ डायरेक्टर, जो हमने बताया था। उसमें जो निदेशक मंडल था, जिसमें कितने लोग थे? 24 लोग थे। एक गवर्नर, एक उप गवर्नर था। वो लोग कानून बना देते। लेकिन अब किसको दे दिया गया? इनके जो गवर्नर थे, इनसे कहा गया बेटा तुम ही अब कानून बनाओ, ठीक है। तो ये कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी फ्री हो गई है अभी कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 1726 एक्ट के अंतर्गत आता है कि कानून बनाने की शक्ति गवर्नर को कब दी गई? गवर्नर को, याद रखिए, गवर्नर को, इनके गवर्नर को, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, गवर्नर को दी गई। जो इनके गवर्नर थे, इनको शक्ति दी गई। जो इन तीनों के गवर्नर थे अलग अलग, इन तीनों को कानून बनाने का पावर मिली। किसने दी थी? इंग्लैंड। किसने दी? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड में कौन बनाता था? सीओडी, कोड ऑफ डायरेक्टर, जो मैंने अभी बताया था, निदेशक मंडल 1600 एक्ट में। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद ये जो 1773 एक्ट, याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, अभी तो मैंने इस पर लिख भी नहीं पाया, पूरा बताऊंगा इसको बिगाड़ के। पहले इसको देख लेते हैं क्या था। पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से काम कर रही है। 1600 से लेकर 1773 तक अंग्रेजों ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्यों ना नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए। क्या कर रही है, क्या इसके राजनीतिक काम चल रहे हैं, क्या इसके प्रशासनिक काम चल रहे हैं, कुछ तो किया जाए। क्या पता कि अपडेट ठीक से ना देती हो। तो उसके लिए 1773 में एक पहला एक्ट लाया गया, जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए, या ये हम कह सकते हैं पहला ऐसा एक्ट जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ही एक तरह से संवैधानिक फॉर्मेट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो यहाँ से क्या होता है, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलने लगी। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव के काम अलग होंगे, पॉलिटिकल काम अलग होंगे। पहले ऐसे ही चलता था सब एक साथ। अब क्या होगा, प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिल गई कि हाँ ठीक है ऐसे चलेंगे। राजनीतिक काम, अपने पॉलिटिकल काम जो है वो ऐसे चलेंगे। उनको भी एक वैलिड वो मिल गया, एक साइन कि हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल मैंने बताया था, कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता को ही बंगाल बोला जाता था उस टाइम। बंगाल, कलकत्ता की बात करें, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर और गवर्नर जनरल में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर कितना है, पोजीशन और नाम का, ठीक है। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था। पहले ऐसा था, बंगाल का अलग गवर्नर, मुंबई का अलग गवर्नर, मद्रास का अलग गवर्नर। अब क्या हुआ, तीनों को मिला भी दिया गया, प्रेसिडेंसियों को, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, जो कि इसकी हेल्प करेंगे काम में। आपको याद होना चाहिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। रट लीजिए इस बात को, ये बहुत बार पीसीएस पूछा गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद देखिए ये सब चल रहा है किसमें, 1773 एक्ट में ही चल रहा है अभी। उसके बाद क्या हुआ, मद्रास, मैंने क्या बोला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेसिडेंसियां थी कौन कौन सी, मद्रास और बम्बई, इन दोनों के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में ही ला दिया गया। यानी कि पहले क्या था, बंगाल का अलग, मद्रास का अलग और मुंबई का अलग, तीनों के गवर्नर जनरल को अलग अलग थे, पहले स्वतंत्र थे। अब क्या होगा, बंगाल के ही गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये दोनों जो गवर्नर थे इसी के अंडर में आ गए। यानी कि बंगाल ही पूरा स्टेट बन गया, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल इन सब का गवर्नर जनरल था। पूरा होल पावर किस पे आ गई, जीजी पे, मतलब गवर्नर जनरल पे। यहाँ पे बात करते हैं मद्रास बंगाल को अंतर्गत लाया गया, बिल्कुल ठीक है। 1773 के ही एक्ट में 1773 के ही एक्ट में ये पास किया गया कि आप एक कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कीजिए। उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट मतलब एक सुप्रीम पावर, एक न्याय देने की व्यवस्था भी इन लोगों ने की। किसने? इन लोगों ने, ठीक है। एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से 1773 में ये
एक्ट पास हुआ था, याद रखिए। लेकिन 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, याद रखिए। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनके नाम मैं जनरली बता दूंगा, अभी लिखूंगा इसको। 3 अन्य न्यायाधीश थे। हाँ तो दोस्तों 1773 एक्ट के कुछ एक पॉइंट रह गए थे, थोड़ा फोन की कनेक्टिविटी चली गई थी इस वजह से। तो 1773 एक्ट में क्या हुआ, कुछ पॉइंट और बता रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये पता है। कुछ पॉइंट रह गए थे, वो बताना भूल गए। ये जो एक्ट आया था, ये लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटिश के पीएम थे, उनके प्रस्ताव पे की सिफारिश पर आया था, याद रखना। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये आपको बता चुके हैं पहले। मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे, याद रखना, एलिजा इम्पे। एम्पे या इम्पे कुछ भी लिखा होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखा हुआ है। और इसके साथ 3 और मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि 3+1 का यहाँ चलता था। जैसे आजकल हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश 30+1 होता है, उसी तरह यहाँ पे 3+1 का चलता था, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, 3 जो अलग थे उनके नाम थे लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स, याद रखना दोस्तों। ये याद रखने बहुत टफ हो जाते हैं, लेकिन 2 बार बोलो 3 बार बोलो याद हो जाएगा। लेमिस्टर हाइड चैम्बर्स, लेमिस्टर हाइड चैम्बर्स, लेमिस्टर हाइड चैम्बर्स, 4 बार बोलो हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यापार जो होते थे, और एक चीज और, ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसके विरुद्ध भी आप अपील कर सकते थे प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। विरुद्ध अपील की जा सकती थी। व्यापार पे जो निजी लोग थे, वो व्यापार भारत में अगर करना चाहते थे, वो पहले ऐसे ही कर दिया करते थे, लेकिन इस एक्ट के जरिए वो प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर भारत में व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस लेना है, लाइसेंस की प्रणाली चालू कर देगी, यानी कि लाइसेंस होगा तभी व्यापार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया, जो लोग उपहार लेते थे भारतीयों से आके, उनको भी बैन लगा दिया गया। तीसरा, सीओडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और बढ़ा दिया गया, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर और नियंत्रण बढ़ा दिया गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले जो थे, उनका ब्यौरा देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनिवार्य कर दिया गया, मतलब कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट को आप बताइए, नागरिक सिटीजन के लोगों के बारे में बताइए, सैन्य जो सेना पे खर्च हो रहा है, जो खर्चा आप कर रहे हैं, और जो उस तरह का सिस्टम है, जो अरेंजमेंट आप मिलिट्री पे अपनी सेना पे कर रहे हैं, उसका ब्यौरा आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो आप खुद अंदाजा लगाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं ब्रिटिश के हाथों चली जा रही थी, मतलब कि उसके कंट्रोल में होती जा रही थी। तीसरा, एक गवर्नर जनरल, मैंने बताया था बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। इनके साथ 3 और थे, उनके नाम थे 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन गौरवल, याद रखना। 4 सदस्यीय कमेटी थी, परिषद था, जो कि इस पर नियंत्रण करती थी। तो इसमें ये चीज याद रखना दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट बताए हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका जो ना आया हो, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम अब अगले के लिए 1773 तो आपका हो गया लगभग। अब नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं, इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे मैंने ब्यौरा दे दिया, कुछ भी नहीं छूटा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा 1773 एक्ट के बाद जो अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, याद रखना दोस्तों। 1781 का एक्ट आया है, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, सेटलमेंट मतलब कुछ ना कुछ इसमें चेंजमेंट किए गए। किसमें? 73 में दोस्तों कुछ कमियां रह गई थी, इस एक्ट को सुधारने के लिए एक और एक्ट लाया गया, जिसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। याद रखना इस बात को। एडमंड बर्ग के सुझाव पर ये एक्ट लाया गया। ये जो एडमंड बर्ग थे, इन्होंने बोला कि 73 में कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव दिया गया, जो पास हुआ, पास होने के बाद 1781 एक्ट आया। याद रखना, फिर से समझ लो, 1773 के दोषों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिसको 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया, और इसी का दूसरा नाम था बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून, याद रखना दोस्तों। इसमें क्या था, देखिए पहली लाइन हमने यही लिखी, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट 1781 एक्ट लाया गया। दूसरा, ये किसके सुझाव पर? एडमंड बर्ग के सुझाव पर आया। इस एक्ट से 2 बातें हुई। कलकत्ता की सरकार जो थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने का अधिकार दिया। कलकत्ता की सरकार ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने का अधिकार दिया। और दूसरा, विधि बनाने, अब कलकत्ता की सरकार जो है विधि बनाएगी, वो 2 तरीके से बना सकती है। 2 स्रोत थे इसके पास। कौन कौन से? कलकत्ता की सरकार विधि बनाने का अधिकार कैसे था? एक तो 1773 जो एक्ट आया था, उससे कानून बना ही रही थी वो। उसके बाद एक्ट 81 में भी जो एक्ट आया, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए बना सकती है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को।
सरकार जो कानून बना रही थी उसके दो स्रोत हो गए थे। एक तो 73 में जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनते थे, और दूसरा 70-81 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनते थे। यानी 73 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए पर्टिकुलर कानून बनते थे, और 70-81 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनते थे। इनको अलग सेपरेट करने की जरूरत है। तीसरा है, गवर्निंग काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। याद रखना दोस्तों, गवर्निंग काउंसिल का मतलब क्या है? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, उसकी परिषद। अगर हम इसकी परिषद की बात करें, वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर गवर्नर जनरल कानून बनाएगा तो उसके लिए, अगर ये कानून बनाती है इसकी काउंसिल, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था? पहले अगर कानून बनाते तो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, तब जाके इनका कानून बनता था। अब क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इनको इनकी कार्यकारिणी से, काउंसिलिंग से, अधिकारिता से, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से फ्री कर दिया गया। फ्री इन द सेंस मुक्त कर दिया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी गई। जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, राजस्व इकट्ठा करती थी, वो भी उससे छीन लिया गया और उसको गवर्नर जनरल को दे दिया गया, और राजस्व मंडल की स्थापना की गई। तो दोस्तों, इसमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1773 की चीज़ों, कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। क्या क्या कमियाँ थी वो देखिए। एडमंड बर्ग के सुझाव क्या आया? विधि बनाने का अधिकार कलकत्ता की सरकार को दिया गया। दो तरह के स्रोत थे। 73 स्रोत के जरिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी के कानून बनाए जाते थे। दूसरा 70-81 के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कानून बनाए जाते थे। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मतलब कानून बनाने के बाद उसको अब सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्टर कराना जरूरी नहीं था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कानून बना दिया, बस वही मेन कानून है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, इसके लिए राजस्व अधिकारिता जो सुप्रीम कोर्ट के पहले थी वो भी ले ली गई। चौथा, राजस्व मंडल की भी स्थापना की गई। यानी कि रेवेन्यू जनरेट के लिए विभाग बना दिया गया, मंडल बना दिया गया। करेक्ट कीजिए और इस विभाग को अपडेट कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। आज हमने तो 3-4 एक्ट पढ़े। 1600 एक्ट, 1726 एक्ट, 1773 एक्ट और तुम्हारा 1781 एक्ट। अगले एक्ट पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। इसमें तो आज इतना ही रखेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए सारे एक्ट को, हर एक्ट को मैंने ब्रीफली, बहुत डीपली जाके पढ़ा है। एक एक पॉइंट को मैंने दिया है। शायद ही कोई ऐसा पॉइंट हो जो निकल गया हो। अगर कोई हो तो जरूर बताइए कमेंट में। वैसे तो बेसिकली मैं देख चुका हूँ, कई बुक से मैंने देख रखा है। इवन जो फेमस किताबें हैं उन किताबों में भी ये पॉइंट सारे नहीं मिलेंगे। आप चाहे तो मिला भी सकते हैं, इसमें ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो और सारे एक्ट हैं। अब इसके बाद 70-81 के बाद और भी एक्ट आएंगे। उसके उन एक्टों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और संवैधानिक पृष्ठभूमि को जल्दी पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे ये खत्म हो जाए। और 1781 के बाद चलिए अब हम अगले उस पर चलेंगे, नेक्स्ट एक्ट पे, जो कि अगले वीडियो पे आएंगे। तो कोई कमी और कोई अगर इसमें अपडेट करना हो तो सुझाव जरूर दीजिएगा। हम आपके सुझाव के लिए बिल्कुल मानेंगे, उसको एडिट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे। और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।